दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा कितने कितने समय के लिए बनती हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है और लोकसभा विघटित होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोकसभा की चुनावी प्रणाली क्या है, किस तरीके से चुनाव कार्य करता है निर्वाचन आयोग, और इसकी चुनावी प्रणाली को हम आज पूरा समझने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से क्षेत्रों में डिवाइड होता है, कैसा निर्वाचन है, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है। वीडियो को लास्ट तक देखें और हमसे जुड़े रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं लोकसभा की चुनावी प्रणाली। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पीके एजुकेशन कोर्स जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप हमसे जुड़ जाइए। वैसे जितना भी मैटर है ये मैंने लक्ष्मीकांत से लिया हुआ है, आप बुक पढ़कर भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रॉपर नोट्स के रूप में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन की अगर हम बात करें तो मैंने राष्ट्रपति का जब निर्वाचन पढ़ाया था मैंने पूरा आपको बताया था कि राष्ट्रपति किस तरीके से राष्ट्रपति को चुनाव होता है, तो वहां पर मैंने अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में आपको पूरा बताया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन करने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। देखिए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रादेशिक जो होता है किसी क्षेत्र में, मतलब किसी एरिया में चीज़ों को बांट देना। देखिए, दो तरीके से ही बांटी जा सकती है चीज़ें, भूभाग और क्षेत्र के तौर पर ही इन चीज़ों को बांटा जाएगा। तो उस हिसाब से इसको किसी क्षेत्र में बांट देना। इस संबंध में संविधान में दो उपबंध बनाए गए हैं। दो उपबंध कौन कौन से हैं देखते हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन जो होता है प्रत्येक राज्य को, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की जो संख्या है उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। मतलब कहीं पर अगर ज़्यादा जनसंख्या है और कहीं पर कम है तो उनका एक तरीके से संतुलन बनाया जा सके। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता है जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आपको घुमाया जा सकता है स्पेशली यूपीएससी में। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि लोकसभा में सीटों का जो आवंटन है वो प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की जो संख्या है उससे राज्य की जनसंख्या का अनुपात जो है वो सभी राज्यों के लिए मतलब यथासाध्य एक ही हो, मतलब सभी के लिए एक ही जैसा हो। लेकिन क्या है कि 60 लाख से कम वाले जो राज्य होंगे या जो जगह होंगी उन पर राज्यों पर ये लागू नहीं होगा। अब देखें, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथा एक साध्य हो। यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, अनुपात की बात करी जा रही है। और यहाँ पर क्या बात करी जा रही थी कि ये बात करी जा रही थी जनसंख्या के अनुपात की। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा समझने लायक हो जाते हैं। इसमें बात कर रहे हैं कि आवंटित स्थानों की अनुपात, आवंटित स्थान जो हैं उनके अनुपात की संख्या में समस्त राज्यों को यथासाध्य एक ही होना चाहिए। अब देखते हैं कि जनसंख्या से आशय क्या है। जनसंख्या से अर्थ है कि अंतिम जनगणना जो जनसंख्या है, अंतिम जनसंख्या की गणना है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों। अब देखते हैं प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अब पुनः समायोजन का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर दोबारा समायोजन किया जाता है। कैसे, राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन किया जाता है और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण भी करे। इसी के तहत संसद ने 1952, 1962, 72 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम भी लागू किए थे। अब देखें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अगर बात करें तो 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया था। फिर बाद में क्या किया गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर यह काम किया गया था। इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ने अगले 25 वर्षों के लिए यानी वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
जनसंख्या के आधार पर। तो क्या याद रखेंगे, आपको यहाँ से रखना है 42वां संविधान संशोधन। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य जो है उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन एवं सुयुक्त शक्तिकरण कर सकती है। बाद में 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। देखिए जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है कि 2001 की जनगणना के हिसाब से बात ये कही गई, ना कि पुरानी। जब संशोधन हुआ तो पहले बात करी गई 1971 के बाद की, तो फिर अगर इस तरीके से आया तो अब ये बात करी जा रही 2001 की, ना कि 1991 की। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं। अब देखें अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें की गई हैं। प्रारंभ में आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए ही था, पर 1960 तक किया गया था। इसके बाद इसे हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 के लिए बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए? 2020 के लिए। जैसा कि हम जानते हैं आरक्षण को लेकर हमेशा ही विवाद उठते रहते हैं। तो आरक्षण जिस तरीके से है उनमें कई बार बदलाव करने की भी बात करी जाती है, लेकिन जिस तरीके से बदलाव होते हैं तब भी एक पक्ष खुश हो जाता है और दूसरा पक्ष ना खुश रहता है, तो कई बार मतभेद चलते रहते हैं। हालांकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। देखिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्या होगा? निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान, जो उस क्षेत्र के मतदाता होंगे ना, सभी, चाहे वो निम्न जाति के हों या फिर वो अपर के हो, वो सारे के सारे मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। अच्छा, इनको भी ये अधिकार दिया गया है कि ये सामान्य से भी लड़ सकते हैं और आरक्षित से भी लड़ सकते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। सामान्य सीटों की तरह 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। देखिए बदलता जा रहा ना, पहले अब 2001 की जनगणना के हिसाब से हो गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अपनाना। अब अगर देखा जाए हमने क्यों इसे नहीं अपनाया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व ना अपनाना। देखिए हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया है। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया है और आधार बनाया गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का सदस्य जो है, विधानमंडल का प्रत्येक सदन एक भूभागीय क्षेत्र, कोई भी एक क्षेत्र होगा, सपोज करिए ये क्षेत्र है, तो कोई भी एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। इस क्षेत्र से एक होगा, इस क्षेत्र से एक होगा। लोकसभा ऐसी तो बनती है। तो अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल निर्वाचन क्षेत्र। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं, सपोज करिए यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं और इसमें से जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वही व्यक्ति विजयी घोषित किया जाता है। प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधि पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरी चुनाव प्रक्रिया का नहीं करता। दूसरे शब्दों में यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को जो है उसके विभेद को हटाना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार, देखिए जो जनसंख्या है उसकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है। यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल में इसका हिस्सा मिलता है। और अगर आप बात करें
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? जिनके नाम है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था और दूसरी है सूची व्यवस्था। इसको हमने कहीं पर भी नहीं अपनाया है भारत ने। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे कि राज्यसभा में, राज्य विधान परिषदों में, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, इसके लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है। यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के लिए भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की थी, और इसे क्यों नहीं माना गया या क्यों नहीं अपनाया गया, उसके पीछे कारण देखते हैं। मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को समझने में कठिनाई, जैसे कि हम जानते हैं अप्रत्यक्ष वाले में क्या होता है कि 4 व्यक्ति अगर खड़े हैं A B C D, जैसे मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया था, वरीयता क्रम होता है एक तरीके का। अब इसके बाद पहली वरीयता ये, दूसरी वरीयता ये, तीसरी वरीयता ये, किसी ने डाला तो जिसमें सबको सबसे ज़्यादा वरीयता जैसे मिल जाएगी या 50+1 हो जाएगा तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो इस तरीके से जो ये वाली प्रक्रिया है ना, ये आम व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकती थी उस टाइम पर, क्योंकि बहुत कम शैक्षणिक स्तर था। बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता, गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो इसलिए भी अस्थिरता रहती। इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष भी हैं। अब क्या दोष हैं? यह काफ़ी खर्चीली व्यवस्था होती है और यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती है, क्योंकि वहीं पर बार बार चुनाव मतलब बार बार चीज़ें होती रहती हैं। यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है। प्रत्यक्ष नहीं दिखता कोई सदस्य कि कौन हमारे लिए काम करेगा, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है। यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। आनुपातिक में क्या होगा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं, तो इसमें मतदाताओं की महत्वता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया पूरा कि किस तरीके से लोकसभा की चुनाव प्रणाली चलती है, किस तरीके से ये काम करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, तब तक के लिए नमस्कार।